जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 90 डेज की। हम लोग मांग के चल रहे हैं कि एग्जाम जो हम लोग का है एनटीपीसी का, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, वो मार्च या अप्रैल में होने की उम्मीद है। और उसको लेकर हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन 90 डेज में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं इस पे। पहला था कि आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न को समझे थे हम लोग और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाए थे। और उसके बाद सेक्शनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मैथ का क्या होना चाहिए, रीजनिंग का क्या होना चाहिए और जीएस का क्या होना चाहिए। तो मैथ का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, और एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न का भी, दोनों का लिंक आपको दे दिया जाएगा। और ये जो वीडियो है आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी का वीडियो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स के बारे में। जो चैप्टर आपका दिया हुआ है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपका आरआरबी के नोटिफिकेशन में, एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का ही सिलेबस सेम है। CBT 1 हो या CBT 2, दोनों का ही सिलेबस सेम है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है एनालॉजी। इसमें आपका 3 तरह का होता है, एक नंबर, अल्फ़ाबेट और वर्ड्स का लेकर। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं, किसी सूट में 2 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इससे भी 1 से 2 सवाल आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे भी 2 से 3 सवाल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, इससे भी आपका 1 से 2 सवाल आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, फिर ABCD ऐसे दिया रहेगा और बताया जाएगा कि A का मान डिवाइड है या D का मान प्लस है, B का मल्टीप्लाई है, और फिर आपको आंसर निकालना रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी आ गई है, जो कि कुल 32,438 पदों के लिए आई है। और इसमें ITI और नॉन ITI को लेकर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था। तो वो कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। अब ITI हटा दिया गया है, सिर्फ 10वीं पास इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात करें उसकी तैयारी की, तो आप मैथ के लिए किताब ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की काफ़ी बेहतरीन बुक, पूरा TCS पैटर्न पर आधारित है। 10 या प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए हैं और साथ ही उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए भी किताब है, ये भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं इसमें, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। और जीके और जनरल साइंस के लिए किताब है, ये भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। इस एक बुक से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा जीके और जनरल साइंस का। इसी प्रकार से वन लाइनर आप पढ़ने में अगर कंफर्टेबल है तो वन लाइनर अप्रोच के लिए ये किताब है GS की, ये भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके लिए आप ये सेट ले सकते हैं। इसके अन्य और भी सेट है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 है। इस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एक चैप्टर है, उससे भी सवाल आता है, जिसमें आपको मैक्सिमम दिखता है कि ऑड वन आउट करना रहता है, जो विषम रहते हैं उसे छांटना रहता है। इससे भी 1 से 2 सवाल आता है। मतलब मैक्सिमम मान के चलिए जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं रीजनिंग के, सभी से 1 से 2 सवाल आता है। कभी किसी से नहीं आया तो कभी किसी शिफ्ट में आ गया, मतलब मैक्सिमम 1 से 2 सवाल ही आता है। उसी प्रकार से रिलेशनशिप है, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन बोलते हैं हम लोग, इससे भी 1 से 2 सवाल आता है। और इसमें भी इस तरह का पैटर्न दिया रहता है कि प्लस माइनस करके दिया रहता है कि A + B का मान AB की माता है, A × B का मान AB का भाई है, इस तरह से दिया रहता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको प्रैक्टिस करने से आपका सही हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये आप जान जाइए कि NTPC CBT 1 में, जो आपका CBT 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और CBT 2 में 35 क्वेश्चन। और सिलोगिज्म से आपका आता है वो 1 से 2 क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग से आता है 1 से 2 क्वेश्चन। जम्बलिंग से कभी आया कभी नहीं आया, 1 क्वेश्चन मांग के चल सकता है। उसी प्रकार से वेन डायग्राम से 1 से 2 सवाल। और आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, इससे भी 1 से 2 सवाल आ रहे हैं और अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, तो इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से डाटा सफिशिएंसी है, इससे 1 से 2 सवाल आता है। और उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इससे भी 1 से 2 सवाल। स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, इससे भी 1 से 2 सवाल। डिसीजन मेकिंग 1 से 2 सवाल। मैप्स से 1 से 2 सवाल। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, इसमें 1 सवाल आपका आ सकता है। इसी प्रकार से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अभी जो भी एग्जाम हुए हैं 2024 में रेलवे के, सभी में डायरेक्शन जो है उससे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहा है। तो हर शिफ्ट में लगभग आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहा है, और अच्छे खासे लेवल का देखने को मिल रहा है। मतलब लंबा चौड़ा सवाल आपको दिया रहता है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बाद बताएंगे कि इसको कहाँ से पढ़ना है। तो इसमें आपको एक क्यूब एंड डाइस दिख जाएगा, जिससे भी सवाल आते हैं, और काउंटिंग फिगर से सवाल आते हैं, मिरर और वाटर इमेज से सवाल आते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग से सवाल आते हैं, क्लॉक और कैलेंडर दोनों में से किसी एक से सवाल आ सकता है। इन सब से भी मान के चलते हैं कि एक एक क्वेश्चन सबसे आता है। और रैंकिंग टेस्ट भी इस बार 2024 में बहुत पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में आपको 2 सवाल देखने को मिल रहा है, इसको भी पढ़ लेना है। और एक न्यू टाइप का जो एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको ये दिया रहता है कि एक्स, फिर रेशियो इतना नंबर दिया है, फिर प्रोपोर्शन, फिर नंबर, फिर वाई। इसमें एक्स और वाई का मान पूछता है और इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका नए तरह का नए पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, इसको बिना ऑप्शन के आप बना ही नहीं सकते हैं। या सारे ऑप्शन को पुट करके आपको देखना पड़ेगा, जो घटाव करके, कि कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग के लिए आखिर करना क्या है। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीजनिंग आपको इतने सारे टॉपिक्स तो दिख रहे होंगे आपको, ये सारा चैप्टर आपको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय अब यही है कि रीजनिंग को शुरुआत के दिन से ही आप, मतलब आज से शुरू करें तो आज से ही रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। सेक्शनल मॉक लगाइए या सेक्शनल उसका टेस्ट लगाइए, जो PYQ क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको लगाइए। ठीक है, तो रीजनिंग का टेस्ट लगाना ही उसका एक उपाय है, आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि आपका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। जो गलत हो रहा है या जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट उस टॉपिक को पकड़िए और यूट्यूब पर डालिए उसको, उस चैप्टर को पूरा देख जाइए। 1 से 2 घंटे का क्लास होगा, पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दोबारा कभी उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और कभी सवाल छूटेगा नहीं। इसका रीजनिंग को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय यही है। और बहुत अच्छा खासा लेवल का रीजनिंग आता नहीं है रेलवे में, लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह जो सवाल आ रहा है, डायरेक्शन से 3-4 लाइन का सवाल आ रहा है लंबा चौड़ा, तो उन सब सवाल को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, उसी से पता चलेगा कि कौन सा सवाल से बनेगा, कौन सा सवाल नहीं बनेगा। अब बात रही मॉक कहाँ से लगाना है, PYQ क्वेश्चंस कहाँ से लगाना है, तो उसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जैसा कि एग्जाम अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन ज़्यादा लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक या अदर प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। वहीं बात करें ऑफलाइन की, तो आप किरण का भी आता है सेट, इसके अलावा प्लेटफॉर्म का भी आता है, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप लगा सकते हैं। और मॉक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, खासकर 2024 में रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं अभी, RRB, ALP, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3, RPF SI, कांस्टेबल होने वाला है, JEE का हो गया है। इन सभी के जो भी आंसर किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको पैटर्न पता चलेगा कि इस साल का TCS का क्या पैटर्न है, TCS कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप मान के चलिए कि सीटिंग अरेंजमेंट एक चैप्टर है। सीटिंग अरेंजमेंट में जो सवाल बनते हैं 4-5 तरीके से बनते हैं। जैसे बैंकिंग में वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें आपको दिया रहा है कि एक वृत्त पर 8 लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें रहता है कि सब लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। एक सवाल रहता है कि कुछ लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। एक में रहता है कि सभी लोग बाहर देख रहे हैं। तो इस तरह के जो सवाल बनते हैं तो थोड़ा वो टफ हो जाता है, तो इस तरह के सवालों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट, इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ये तो आप, ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं आपसे बन ही जाएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा ये। तो इसको आप, एक चैनल है यूट्यूब का बैंकर्स पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल है, इससे आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है, कोई अंशुल सैनी करके कोई सर है, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। उसी प्रकार से काउंटिंग फिगर का कुछ ट्रिक होता है, उसको भी आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग फिगर, ये सब जो भी हैं, मिरर वाटर इमेज, मिरर वाटर इमेज तो ईजी है, पेपर कटिंग फोल्डिंग ये भी ईजी है। क्लॉक कैलेंडर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी बिना पढ़े होने वाला नहीं है। इसमें भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। और रैंकिंग टेस्ट का भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो इन सभी चैप्टर्स जो, मतलब आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, वो तो टेस्ट लगाने के बाद पता चलेगा। तो इन चैप्टर्स को आप यूट्यूब पर डायरेक्ट लिखिए और उसके वीडियो आ जाएंगे 1 से 2 घंटे के, आप उसको देख लीजिए। दोबारा कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, ना कभी कोई सवाल छूटेगा। तो NTPC के लिए रीजनिंग का यही स्ट्रेटजी है कि आपको डेली मॉक लगाना है, एक भी दिन मॉक छोड़ना नहीं है, डेली मॉक लगाना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉक नहीं लगा रहे हैं, आपको मॉक लगाने से ही रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका NTPC में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको मैथ और रीजनिंग, CBT 1 में मैथ और रीजनिंग का जो आपका है वो टोटल 60 नंबर का है। CBT 1 में 60 में आपको 55 नंबर लाना ही पड़ेगा, 55 प्लस ही आप मांग के चलिए। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, इसमें आप ला सकते हैं, इसमें 30 में 30 आ सकता है।
उसी प्रकार से CBT 2 की बात करें तो इसमें भी आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। इसमें भी आपको 65 प्लस मैथ और रीजनिंग मिलाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है, कभी करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, हो सके आपने ना पढ़ा हो, कभी जीएस का सेक्शन ज़्यादा आएगा, कभी साइंस ज़्यादा आ सकता है। लेकिन यहाँ फिक्स है कि मैथ रीजनिंग से आपको सवाल इतने आएंगे और आप चैप्टर्स आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो इसका स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा, जो टॉपर स्ट्रेटजी होगा, वो यही है कि आप इसमें मॉक लगाएं, रीजनिंग के लिए मॉक लगाएं, वही आपका बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी बनकर तैयार हो गया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप लोग जो भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके। उसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे वो डाला जाएगा, साथ ही कुछ क्विज भी लगाए जाएंगे उसमें, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जरूर से जरूर उसे ज्वाइन कर ले। और साथ ही अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो मॉक टेस्ट का भी आप लगाना शुरू कर दीजिए, सभी सब्जेक्ट का, वो बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए हो कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप इसे जरूर फॉलो करें और डेली टेस्ट लगाएं, इससे ही आपका रीजनिंग सुधर जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका जीएस का स्ट्रेटजी होगा कि जीएस को 90 डेज में कैसे कंप्लीट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला अगला भी। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।